चलिए बुक है, एवरीबॉडी है बुक, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास तीन चार चीजें जो इस चैप्टर के विद रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है वो मुझे चेकआउट करना है। देखो उसमें है ना मोबाइल में पीडीएफ होती है। अच्छा, हैव यू ट्राइड सेमीकंडक्टर क्वेश्चंस लाइक हो गए? उसमें एक ही टाइप के दिख रहे थे कि इस गेट से इस गेट को कैसे बनाते हैं, इस गेट से इस गेट को। ये ऐसे नहीं हो जाएगा। चलिए जी, बेसिक बेसिक सी चीजें मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर आपको बताना शुरू करता हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनते जाइएगा और जो चीजें इसमें जानने योग्य है वो हम डिस्कस करते हैं। जो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हमारे लिए वो रिक्वायरेबल नहीं है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, इसके क्वेश्चंस टाइप दे दो, क्वेश्चंस टाइप करो यहीं बैठ के, ठीक है? और जब ये खत्म हो जाएगा ना तो उसके डाउट्स ले लेता हूँ। चलिए, सो इनिशियली बात शुरू होती है कहाँ से? तो फ्रॉम द स्टडी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, राइट? डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी एंड वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ही प्रपोज्ड अ वर्ड नोन एज एटम, करेक्ट है? एटम ने डाल्टन ने एक वर्ड दिया दैट इज एटम, ठीक है? इस एटम की बात अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता फर्दर, आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, करेक्ट है? ऐसा उन्होंने कहा था विद हिज पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, करेक्ट है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने एटम को या एटम की स्टडी की या एटम के शेप साइजेस को बताने की कोशिश की। अमंग ऑल दैट थ्योरीज, जो उनमें से कुछ प्रोमिनेंट थ्योरीज थी, वन इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, करेक्ट है? अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है? तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहता है कि कोई भी एटम, लेट्स से, ठीक है जी, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है आपका, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे जस्ट लाइक दे आर लाइक सीड्स। वो किसकी तरह है? वो सीड्स की तरह है, ठीक है जी? वो यहाँ पे सीड्स की तरह है। अच्छा, ड्यूरिंग द थॉमसन मॉडल हमने ये डिस्कवर किया, ठीक है? उसका कहना था कि एज अ होल बॉडी इज पॉजिटिव, और जो तीन चीजें इसके बारे में समझिए। टोटल चार्ज जो एटम के ऊपर है दैट इज जीरो, मतलब एटम इज न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज जो है दे आर लाइक सीड्स, ठीक है जी? तो सीड्स को छोड़ के बाकी जो बॉडी होगी वो क्या हो गई? करेक्ट, ठीक है? वो जो लाल वाला पोर्शन हम खाते हैं छिलका उनका, वो सब पॉजिटिव, क्लियर हो गया? तो दिस इज अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट। यही इस एक्सपेरिमेंट की बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट है? कोई दिक्कत? दूसरा, इसके बाद जो सेकंड मॉडल आता है दैट इज कौन है बताओ? रत्न। उन्होंने अपना मॉडल एक एक्सपेरिमेंट किया, वी नो अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट,
रेडियम लिया, ये लिया, इंडियम के उसमें रखा, उसमें से बम्बार्ड किया, बहुत सारी रेडिएशंस गई, सेंटर में एक बहुत ही पॉजिटिव चार्ज था, रेडिएशन हमारी ऐसे आती थी और ऐसे टर्न हो जाती थी, रेडिएशन हमारी ऐसे आई और ऐसे टर्न हो गई, बहुत सारी रेडिएशंस हमारी अनडिफ्लेक्टेड भी गई, है ना, कुछ ऐसा था। और बहुत सारी जो है रेडिएशन वो ज़्यादा एंगल पे भी रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर है? इसमें से कुछ रेडिएशंस ऐसी भी थी जो बिल्कुल स्ट्रेट गई और स्ट्रेट ऐसे जाके ऐसे बाउंस बैक भी कर। ठीक है, तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें प्रपोज की थी इस एटम के लिए। क्या प्रपोज किया था? बहुत सारा रीजन जो है वो एम्प्टी है ना, अंदर की बहुत सारी चीजें जो है वो खाली है। ठीक है, और सेंटर में एक बहुत ही डेंस मास है। ऐसा लगता है एज इफ रदरफोर्ड की लाइन है, एज इफ द होल मास ऑफ द एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड ओवर देयर। करेक्ट ना? तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ही डेंस मास है, लगभग पूरे एटम का मास वहीं सिचुएटेड है। करेक्ट है? समझ में आया? इस तरीके से, और वो पॉजिटिवली चार्ज भी है। उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स हमारे हैं वो डिफ्लेक्ट आउट हो जा रहे हैं, और जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है वो एकदम पीछे आया। इससे हमें पता चला कि जो चार्ज है वो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मास से भरा हुआ चार्ज है। करेक्ट है? तो ये रदरफोर्ड की डिस्कवरी। रदरफोर्ड के इसमें कुछ कमियां थी, बहुत सारी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये कि एटम जो है आपका, उसके अराउंड अगर आप चेकआउट करें तो एटम के अराउंड चार्ज विजिट कर रहा है। क्लियर है? तो अगर चार्ज है ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसके अराउंड एक नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है, तो इट विल कंटिन्यूअसली डिसिपेट करेगा अपनी एनर्जी, एंड वन डे इट विल गोइंग टू फॉल इन द न्यूक्लियस। तो एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन एटम कोलैप्स होता नहीं है। देखिए, समझने वाली बात क्या है, रदरफोर्ड क्या कहते हैं? रदरफोर्ड एक छोटी सी बात कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है जी, उन्होंने ऐसा कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। क्लियर है? ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो उसका चार्ज या उसकी एनर्जी क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि गोल गोल घूमने में फोर्स लग रहा है। ठीक है, और फोर्स के साथ अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है, और अगर वर्क डन हो रहा है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कंटिन्यूअसली डिसिपेट हो रही है, कम हो रही है। करेक्ट है? कोई दिक्कत? तो अगर डिसिपेट हो रही है तो फोर्स धीरे धीरे कम होगा, तो वो धीरे धीरे क्लोज टू द न्यूक्लियस आना शुरू होगा। ठीक है जी, और अल्टीमेटली इट विल गो एंड फॉल इन द न्यूक्लियस। करेक्ट है? तो एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम गोल गोल घूमने वाली बात कह रहे हो, ये इसमें थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी थी इसके साथ, स्ट्रक्चरल फीचर्स जो थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो। स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, व्हाई डिफरेंट थिंग्स एमिट डिफरेंट कलर, ऐसा क्यों है, इसके बारे में वो नहीं बता पाए थे। तो वेरियस थिंग, बहुत सारी चीजें थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। आउट ऑफ मेजर लिमिटेशन अगर मैं बात करूं तो साहब की लिमिटेशन कौन सी थी? बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब। लेकिन ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रदरफोर्ड की लिमिटेशन नहीं है। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्लियर? ये थॉड़ा सा इसमें प्रिसीजन रखा करें कि किसी भी चीज को किसी की भी कमी नहीं बता सकते। अब तो ये भी बोल देंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को प्रूफ नहीं कर पाए थे तो थॉमसन मॉडल की ये लिमिटेशन नहीं, वो बात नहीं। क्लियर? जिसका जो किया धरा है वो उसी के सर पे फोड़ना है। ये नहीं कि चचा ने किया कुछ तो 3 पुश्त बाद जाके उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो मजेदार वाले काम नहीं किया फिर आपने। ठीक है जी, उनके 2-3 ही लिमिटेशन है। स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे, एंड द थर्ड थिंग इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में वो बात नहीं बताई।
क्लियर? तो ये उनकी मेजर लिमिटेशन थी, ठीक है। और हुआ क्या उनके साथ, मतलब जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया वो तो एक्सपेरिमेंट मामला स्थायी था, इसके साथ साथ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि यूएसए में एक रदरफोर्ड नाम का आदमी जो है वही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बाकी लोग भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, करेक्ट है? समझ में आ रहा है ना? जहां पे बोरिंग लगे मेरे को बता देना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा कि बहुत टाइम कंज्यूम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं बता रहा हूँ। और ध्यान से सुनो, 15-20 मिनट के अंदर में ये चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो है कि यूएस में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा नहीं था कि केवल यूएस में ही ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। इसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी आ जाती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आ जाती है। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा कोई प्रूफ कर रहा है, एक रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट है वो कुछ और ही निकाल के लेके आ गए हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो वो चल रहा है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे E इज इक्वल टू h न्यू प्रपोज्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीजें एक बैकग्राउंड तैयार कर रही थी। E इज इक्वल टू h न्यू में h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। इससे फर्दर एक और आदमी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वो एक फॉर्मूला दे चुके हैं, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रपोज कर दिया है, करेक्ट है। एक इसी के बेस पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम की बातें चल रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो इसको काउंटर करें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैच ना कर पाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि रेडिएशन वेव है, रेडिएशन क्या है? वेव है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कह रहे हैं कि रेडिएशन पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल को हिट करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की लिमिटेशन की तरह ये सब हो रहा है, समझ आ रहा? ठीक है, ये वाला भी और ये वाला, करेक्ट है। तो थ्योरीज आ रही है, उसकी लिमिटेशन आ रही है, और ये सारी चीजें इसको काउंटर कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक प्रेशर में है। अप टिल हियर, यहां तक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है, यहां से कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती है। रदरफोर्ड मॉडल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछने वाली चीज है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। ये सारी चीजें यहां से निकाली जाती है, जिसका ऑलरेडी आगे आपको पावर के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सारी कुछ चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और ये सब हुई, जिन्होंने एक बेस तैयार किया, जिन्होंने एक बेस तैयार किया किसके लिए? बोहर्स मॉडल के लिए। और बोहर मॉडल आता है पूरा अपना धूमधाम से, और वो एक्सप्लेन करता है। आपको मजेदार बता दूं कि बोहर मॉडल अभी तक कैलकुलेशन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे नहीं किए जाते। कैलकुलेशन जो आपको पढ़ाई जाती है वो विद रिस्पेक्ट टू बोहर मॉडल ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल प्रपोज्ड है, बोहर मॉडल बेस है, उस बेसिस पे क्वांटम मॉडल को हम अच्छा मानते हैं, करेक्ट है, समझा? तो जो फार मोड जिसको अच्छा मान रहे थे वो बोहर मॉडल ही, ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो हम लोग बोहर मॉडल के बारे में, अब बोहर आते हैं, बोहर आके, तो बोहर के आने से पहले तीन चीजें होंगी, और उन तीनों चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 1/2 mv²। यहां इसमें तो कोई डाउट नहीं है, करेक्ट है,
ठीक है, उसके साथ साथ एक फॉर्मूला वेव नंबर इज इक्वल टू r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड जो फॉर्म्स हो गई आपकी, करेक्ट है। उसके बाद इसी स्पेक्ट्रल लाइन के बाद जो थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है, जिसमें हम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता होगा c बाय लैम्डा से डिनोट किया जाता है इसको, करेक्ट है। इसके ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी है तो कौन सी लैम्डा होगी, कौन सी लैम्डा है तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाला। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है। न्यू बार पता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, है ना, करेक्ट है। 1 बाय लैम्डा को डिनोट करता है ये, ठीक है जी, 1 बाय लैम्डा। तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद जब बॉहर आता है तो बॉहर के आने पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल वो डिफाइन हो जाता है, वो डिराइव आउट हो जाता है, ठीक है। जिसमें बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो 1312 किलो जूल पर मोल अपॉन n स्क्वायर, इससे आप डिफाइन करते हैं एनर्जी शुड बी नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। फिर इसके बाद 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन n, ये आप रेडियस के लिए अप्लाई करते हैं। n स्क्वायर होगा, अच्छा z स्क्वायर अपॉन नहीं n स्क्वायर अपॉन z नहीं, पक्का, हाँ रेडियस 10 स्क्वायर डायरेक्टली, ठीक है जी। तो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए आप उसके रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली आप वेलोसिटी के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, करेक्ट है, ठीक है। रेडियस आपने निकाल लिया, वही रेडियस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो हमने किया हुआ है उसके बेसिस पे ये डिराइव होता है। तो ये इसका बेसिक पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस और यहाँ से बेसिक चीजें अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ तक ओके है, ठीक है। इसके बाद जो है एक दूसरा फॉर्म आ जाता है। यहां तक सारी चीजें सिंगल सिंगल, वेव नेचर, यहाँ पे डुअलिटी कहीं बात नहीं हो रही। थोड़ा सा ये प्रूफ कर रहा है तो पार्टिकल नेचर ही प्रूफ कर रहा है, डुअल नेचर नहीं प्रूफ कर रहा है। ये प्रूफ कर रहा है तो वेव नेचर प्रूफ कर रहा है, ये डुअल नेचर प्रूफ नहीं कर रहा। इसके बाद जो चीज आती है वो डुअलिटी की बात करती है। वो बताता है कि भाई आपका जो h न्यू है दैट इज mc स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चल रहा है, यह बराबर है। तो आप न्यू को h को इसको c बाय लैम्डा के फॉर्म से डिनोट करो और ये हो जाएगा आपका mc स्क्वायर, एक c से एक c कट हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ये जो वैल्यू है वह c डिनोट वेलोसिटी और यू कैन इक्वेट इट लाइक लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है जी। और इसको भी ब्रॉडर सेंस में आप h अपॉन p करके लिखो, तो यहाँ पे आप एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करो, p स्क्वायर अपॉन 2m करके एंड पुट द वैल्यू ओवर हियर, ताकि आपको एक तीसरी इक्वेशन मिल जाए। यहां से देखिए 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ठीक है। इस फॉर्म से आप रूबरू होते हैं, ये एक फॉर्म आता है। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा समझो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी पार्टिकल उसमें वेव है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल उसमें क्या है, वेव है, क्लियर है, ठीक है। अब पूरे यूनिवर्स में एनर्जी दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा, या तो एनर्जी डिस्क्रीट है, अलग 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 है, या तो एनर्जी कंटिन्यूअस है, दो ही फॉर्म है, ठीक है जी। तो आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है, तो उसने कहा कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे पता चलेगा, बहुत आसानी से पता चल जाएगा, जरा कैलकुलेट करके दिखाओ। लो सर कैलकुलेट करते हैं हम आपके लिए। व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसा है एटम आपका। अब जो एटम इसके पास आके इसको जो इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाएगा वो देख पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास बहुत कम है, वेलोसिटी काफी ज्यादा, तो उसका वेव दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा, दिखेगा ना भाई, ठीक है जी।
तो वो दिखेगा, मास भी है और लैम्डा भी होगा, करेक्ट है। तो अगर मास है और लैम्डा है, ये बात बाहर कर रहे हैं, ठीक है जी। डी ब्रोगली के बाद बाहर अपने कंसेप्ट को देते हैं, तभी वो प्रूफ कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंजर्व रहती है। और एक स्टेशनरी शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उससे बाहर नहीं करता है, उसी में रहता है, करेक्ट है। उसके बाहर आने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको एक्साइटेशन बोलते हैं। और उनका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वेव की तरह घूम रहा होगा, कह रहा है यस, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूम रहा होगा। तो अगर वेव की तरह घूम रहा है तो वो डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकता है। कैसे, जरा इसको देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, कैसे डिफरेंट पाथ को फॉलो करना है। ये ऐसे जा सकता है, देख पा रहे हैं आप, अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा है, अलग अलग तरीके से जा रहा है। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करे। कैसे, करेक्ट है, फिर उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ आ जाए। तो कह रहा अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तो क्या फायदा होगा, कह रहा फायदा है, कह रहा क्या फायदा, बेनिफिट बताओ। कह रहा लेट इट बी, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वेव बन गई, एक क्रस्ट एक ट्रफ, उसके बाद ये दूसरी वेव बन गई, एक क्रस्ट एक ट्रफ, ये तीसरी वेव बन गई, एक क्रस्ट एक ट्रफ, ये चौथी वेव बन गई, एक क्रस्ट एक ट्रफ, ये पांचवी वेव बन गई, एक क्रस्ट एक ट्रफ, और ये छठी वेव बन गई, करेक्ट है। इसका मतलब हुआ ये कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही पाथ को रिट्रेस करे तो 2 पाई आर लेंथ को कवर करने के लिए वो n लैम्डा बनाएगा, करेक्ट है ना। और साहब कह रहे हैं कि लैम्डा जो है वो h/mv है, करेक्ट है। तो उसने कहा कि ठीक है, यहां पे 2 पाई आर यहां पे 2 पाई आर जो है वो टू पाई आर, तो हम लिख सकते हैं ऐसे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, करेक्ट है, डन हो गया। एम वी आर क्या होता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट मोमेंटम इट मींस मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, करेक्ट है ना, करेक्ट है, डन है। तो एनर्जी NH अपॉन 2 पाई, H इज कांस्टेंट, n बोले तो शेल वो भी कांस्टेंट और 2 पाई इज कांस्टेंट, दिस होल वैल्यू इज कांस्टेंट, करेक्ट है ना, ठीक है जी। वैसे तो उसका मास भी कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है मास डिक्रीज होता रहता है, तो मास में ग्रेडेशन, मास चेंज होता है, करेक्ट है। तो mvr एनर्जी इज NH अपॉन 2 पाई, कांस्टेंट होगी वैल्यू। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट शेल में मूव कर रहा है विद डेफिनेट पाथ और अपने ही पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट है। इसलिए हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में होता है, उसको हम उसका ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उससे जब बाहर आ जाता है तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। एक बात तो ये प्रूफ कर दी बॉर ने, क्लियर हो गया, जो कि कौन नहीं प्रूफ कर पाया था, रदरफोर्ड। क्या नहीं प्रूफ कर पाए थे कि भाई एटम कैसे स्टेबल है, एटम किस तरीके से स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो एक दिन तो वो फॉल कर जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कंटिन्यूअसली परमानेंटली बढ़िया तरीके से एक डिफाइंड ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, करेक्ट है। और क्योंकि एनर्जी कंजर्व है तो वो उस ऑर्बिट में अपना जो है वो रोटेट करता रहेगा। यहां तक मामला हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है जी। तो एक चीज ये प्रूफ हो गई विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली। दूसरा कॉन्सेप्ट कहां से आता है, बस शिवम बाबू थोड़ा सा जिंदा रहो, ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट कहां से आता है वो देखो। तो दूसरा कंसेप्ट है हमारा
कौन से कलर का बना हुआ? ऐसा ब्लैक। बस बस ऑरेंज भगवा कलर से भगवा, ठीक है ना, लग रहा है भगवा। चलिए, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ब्रो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी एक जानने योग्य बात है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हिजनबर्ग, याद है, और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या बता के गए अपनी बात में? उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज बता के चले गए कि पूरी की पूरी बात ही मोड़ दी। मतलब ट्रैक्स सब कुछ सही जा रहा था, उन्होंने लाइन चेंज कर दी कि ना ना, जो आप डिराइव कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। कि whenever you are going to calculate any position, whenever you are going to calculate any position, क्या हो रहा है? Whenever you are going to calculate any position or momentum, क्लियर है जी? Either you are calculating position or momentum, तो दोनों में एरर आएगा। Let the error in position is delta x and error in momentum is delta p, और इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं that should always be greater than equal to h upon 4। मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता, इतना तो एरर रहेगा रहेगा, करेक्ट है? कोई दिक्कत है भाई? इतना एरर तो उसमें रहेगा। तो लोगों ने कहा कि भौर भाई, आप जो ये हमें समझा के गए हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमेगा, और भाई कह रहा है कि एरर होती है पोजीशन में और मोमेंटम में, तो तुमने रास्ता कैसे बता दिया कि पतली गलियारे से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है? तुम इतने एक्यूरेट कैसे हो? कह रहा गलत हो गया ब्रो। यही मेन डिस्क्रिपेंसी है बोहर मॉडल में और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, जहां से बात शुरू होती है। क्लियर है बात? तो वो कह रहे हैं कि कोई ऑर्बिट नहीं होता है, देयर इज नो ऑर्बिट इनसाइड द एटम जिसके डेफिनेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कह रहा वो ऑर्बिटल होता है, करेक्ट है? अब ऑर्बिटल क्या है वो देखिए। ऑर्बिटल है आपका, मान लीजिए, बस भाई क्यों लगा था, दिख रहा है आपको? दिख तो गया ही होगा। चलिए मैं बना के दिखाता हूं। ये आपका न्यूक्लियस है, करेक्ट है? ठीक है, और न्यूक्लियस आप समझो टेबल टेनिस वाली बॉल, करेक्ट है? उस टेबल टेनिस वाली बॉल को आपने बास्केटबॉल के अंदर रखा, करेक्ट है? टेबल टेनिस बॉल के ऊपर का रीजन और बास्केटबॉल के नीचे का रीजन देख पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? ये जो एरिया है, ये जो अंदर, अब इमेजिन करके देखिए जरा, टेबल टेनिस के नीचे का रीजन और बास्केट मतलब टेबल टेनिस बॉल के बाहर और बास्केटबॉल के अंदर का जो 3 डायमेंशनल रीजन सपोज कर पा रहे हैं, ठीक है जी, उसे कहते हैं हम, वो हमारा है शेल, करेक्ट है? वो हमारा शेल, और उस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है? बात क्लियर हुई? तो शेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहले हम क्या समझ रहे थे? पहले हम समझ रहे थे कि देयर इज ऐसा एक पाइप टाइप का है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहता है। ऐसा नहीं है, एक रीजन है, एक 3 डायमेंशनल रीजन है, करेक्ट है ना? अगर आप ध्यान से चेक करें तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, अगर आप ध्यान से चेक करें तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस तीनों डिफाइन की जा सकती है इसके लिए, है ना? इसलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
एक साई नाम का वेव फंक्शन देते हैं जिसकी सिमेट्री x y z तीनों एक्सिस पे दी जाती है। करेक्ट होगी बात? यहां तक कोई? और यही वजह है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यही वजह है कि p ऑर्बिटल जब हम बनाते हैं तो p ऑर्बिटल में सिर्फ एक लाइन ही ऐड ऑन करते हैं, ठीक है? px py एंड pz ये तीनों बनाते हैं, ठीक है जी। यानी x का इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको कहां मिलेगी? न्यूक्लियस के इस रीजन में मिलेगी, ठीक है? दूसरे वाले को वो इस रीजन में, तीसरा वाला वो इस रीजन में। करेक्ट है? मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है? सोले तू आज ही सोना, ठीक है? ऐसा मतलब लग रहा है कि मतलब पूछो मत कि क्या खिला दिया हो मैंने इसको, माता आ गई है इसके ऊपर, ठीक है? क्योंकि तुम सो रहे हो, बाकी सबको देख ही रहे, ठीक है? इसको ध्यान से सुनो। इतने खैर तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग सी बात बता रहा हूँ कि आप वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। ये जो एग्जांपल्स दे रहे हैं ये मैंने किसी से सीखा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पे मैं पढ़ता था, हमें कोई पढ़ाने वाला इतने सोर्सेज नहीं थे हमारे पास कि हमें कोई इस तरीके से टीच कर दे, इस तरीके से कुछ बता दे, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे लिए। हम खुद से सीखते थे। स्कूल में भगवान जानता है, ठीक है? आज के डेट में टीचर्स हैं, टीचर्स ऐसे हैं दो चार जो बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही बढ़िया से पढ़ाते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत रेयर टीचर होते थे जो अच्छा पढ़ाते हैं। और शायद मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी थी कि मेरे पास एक भी नहीं थे, ठीक है? वो क्या बोलते रहते थे वो क्लियर ही नहीं हो पाया कुछ। दूसरी चीज, एक और हमारे में कमी ये थी कि एबीएस में थे कुछ आगे 4 लाइन हमारे सामने इंग्लिश बोल देते थे, हम बाहर के बच्चे, हम वो कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं कर पाते थे, ठीक है? समझ भाई कि हम वहां तक हमें लगता था कि भाई अंग्रेजी में बोला है तो कुछ सही ही बोला होगा, ठीक है? घर आके पेरेंट्स को क्या लगता था, यार इंटरेस्ट नहीं लेता, क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक यही नालायक रह जाएगा। समझ में आ रही बात तुमको? तो उसके लिए सेफर साइड पकड़ी, क्या? बहुत मेहनत करो, अंधाधुंध जो समझ में नहीं आया याद कर जाओ। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद कर जाते हैं। मैंने तुमको पढ़ाया 11th क्लास में, मैंने कभी किसी को बोला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद करो? मैंने कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? भाई आप उसको समझिए, आ जाएगा कि मैं अभी तक जो भी बताई है मैंने, ये पूरा चैप्टर हमें भी तो किसी ने पढ़ाया ही होगा। जो मैंने ये हमने डे टू डे, वन डे, एक दिन। दूसरी चीज की कोचिंग बिजनेस की एक सबसे खराब बात और बता देता हूँ, ये वीडियो तो साइड में जाऊँ मैं थोड़ा, ठीक है? रोक दो इसको, यहीं से रुकेगा ना? सबसे ज्यादा व्यूज इसी टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट प्लेड आएगा। नहीं, द थिंग इज दैट कि ये रियलिटी है। और रियलिटी ये है कि आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं ना, उनको एक बार स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए तो इसी इंस्टीट्यूट में तुम्हें पढ़ाने के लिए वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने आप को। समझ पा रहे बात? इसी इंस्टीट्यूट में तुम्हें पढ़ाने के लिए वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा पाएंगे मेरे से कि नहीं बाबा। आई थी ना उस देश में, कहती कि हाँ पीएचडी हूँ मैं, पे में इतना तो मैं पढ़ा दूंगा। मैं कह नहीं, यू कैन पे में इतना, वो बात की बात है, पहले आप पढ़ाओ। है वो एक काम करो कि 1 हफ्ते की क्लास लो, ठीक है? और बच्चे भी एनालाइज करेंगे, मैं भी एनालाइज करूंगा। तो बच्चे अगर वो कहते हैं कि नहीं सर ऑसम सर बढ़िया मजा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे ही हैप्पी नहीं है तो फिर तो क्या करना? नहीं सर ऐसे तो क्यों, ऐसे क्यों नहीं? हम पर डे यहाँ आए हैं, कोई भी, तुम सबसे लेट ज्वाइन हो, पूरा मत मानना कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ सब ऐसा तुम सबसे लेट आए थे ना, बिल्कुल एंड सेशन है, आपको पेपर देना है। उसके बाद भी जब आया तो आपने क्या बोला कि सर डेमो होगा ना, करेक्ट है?
तुमने 1 या 2 दिन ट्रायल आउट किया, तुम्हें लगा कि हाँ ये ओके, देन वी गो ऑन ना। पर डे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, पर डे। क्लियर है? और नहीं प्रूफ करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन जो है जो तुम तो चलो 2 4 6 महीने पुराने बच्चे हो गए, 8 महीने पुराने बच्चे हो, वो अलग है। अदरवाइज अगर इस क्लास में एक बच्चा नया सिटिंग अगर अभी दे दे तो मेरा पढ़ाने का लहजा 10 गुना जो है वो चेंज कर दूंगा मैं। रीजन नहीं, वो सेंटर्ड हो जाएगा कि इसको क्लियर होना चाहिए, बाकी तो सब समझ ही रहे कि मेरे को आता है, उसको समझाना है कि नहीं नहीं भाई मेरे को आता है। करेक्ट है? राइट रॉन्ग? ऐसा है। तो लेकिन जब क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो क्या वो ऐसा करती है? ये करते हैं? नहीं करते। उनको इससे फर्क पड़ता है कि इसको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत रेयर ऐसे टीचर हैं, ठीक है, कि जिनको ये फर्क पड़ता हो। और उसके ऊपर से आजकल तो साइट्स भी ऐसी बढ़िया सी बन गई है। देखो मैं तो खुद भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लेना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्ट एकदम ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लेना चाहिए। बच्चों के हाथ में मोबाइल एटलीस्ट कम से कम 12th तक, उसके बाद आप दे दो। उसके बाद बच्चा जो है वो अपनी अगर वो गलत हो चुका है तो वो गलत ही रहेगा, फिर माँ बाप उसको सुधार नहीं सकते। और अगर सही है तो फिर अब उसे समाज उतनी जल्दी बिगाड़ भी नहीं पाएगा 12th तक जो है, क्योंकि 10th से 12th का जो रीजन है ना वो बफर रीजन है, वो उसमें हो जाता है। मैं अभी उसी रीजन में बिगड़ा था, ठीक है। 10th तक मैं भी बहुत बढ़िया था, फिर मेरे बहुत सारे दोस्त बने, फिर बहुत ही दोस्त बने, फिर सारा जगत ही मेरा दोस्त मैं हो गया, ठीक है। और आज उन्हीं पापों की सजा है कि तुम लोगों को पढ़ा, पर डे रियलाइज करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पढ़ाने के अलावा हो सकता है मैं IIT दिल्ली में पढ़ा रहा होता, IIT मुंबई में पढ़ा, वहां भी तो फिर टीचिंग की जॉब ऐसी भी तो हो सकती थी, है? आर्मी स्कूल अम्बाला कैंटीन लिखा था मेरी किस्मत में कि हाँ हाँ इसी को इम्प्रूव करवाओ, है? तो कुछ ना कुछ APS का कर्जा खाया होगा, है ना, तो वो ठीक करवा रहे हैं। चलिए, तो शेल के बारे में बात होगी, शेल हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, तो जो वर्ड था ऑर्बिट, ध्यान से, वो ऑर्बिट वर्ड अब चेंज हो चुका है विद अ प्रोबेबिलिटी वर्ड। जहां पे हम एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां है, हम कहेंगे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर। रहा है ना? What is psi square? क्वेश्चन आता था ना, what is the significance of psi? तो psi itself does not have any meaning, but the square of psi gives the probability of finding electron around the nucleus. ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो with the help of psi हम ये न्यूक्लियस क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियस क्वेश्चन है हमारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, न्यूक्लियस के क्वेश्चन के पास में थोड़ी ज्यादा है, ठीक है जी। न्यूक्लियस के क्वेश्चन के पास में थोड़ी ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर। क्लियर है? देख पा रहे हैं क्यों किया था मैंने कल? समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी वर्ड है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं नहीं मिल सकता। क्या इलेक्ट्रॉन यहां मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, बट द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस इन कंपैरिजन यहां, करेक्ट है। और जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ज्यादा है, ठीक है। ये क्लियर होगी बात? अब इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट शेप आने शुरू हुए ऑर्बिटल्स के। हमें पता लगा कि नहीं यार, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग रीजन में, वो जो बॉल के अंदर बॉल जो घुसी है और वो जो बीच का रीजन आपको दिख रहा है, उस रीजन में अलग अलग रीजन्स हैं जहां पे अलग अलग टाइप के आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अलग अलग टाइप का मतलब s के इलेक्ट्रॉन, p के इलेक्ट्रॉन, ऐसी बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का तो एक ही टाइप होता है ना, क्लियर? तो s के इलेक्ट्रॉन दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन p के इलेक्ट्रॉन्स, p का इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? वो एक डेफिनेट रीजन में है, तो इसको हम px कह रहे हैं, इसको हम py कह रहे हैं, और ये pz। सिमिलरली d के, f के, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर है बात? है ना? यहां तक मामला क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, करेक्ट है? अब क्या होता है क्वांटम नंबर?
तो इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स जिससे हम सारी चीजें एक्सप्लेन आउट करते हैं, करेक्ट है ना? तो क्वांटम नंबर में पहला क्वांटम नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सेकंड क्वांटम नंबर क्या है हमारा? एजीम्यूथल। तो प्रिंसिपल क्वांटम मैं डायरेक्टली एक नंबर लिख देता हूं। डायरेक्टली मैं एक नंबर लिख देता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। करेक्ट है जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ये क्वेश्चन इसको समझ लेना, यहां से क्वेश्चंस की थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है, ठीक है? ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं एक दो करा दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एन एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर एस। करेक्ट है? समझने वाली बात है। अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि डायरेक्शन देता है उसकी वैल्यू 0 होती है, एंड 0 रिप्रेजेंट s ऑर्बिटल। ठीक है? तो वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के स्फेरिकली सिमेट्रिकल पोजीशन पे होगा। करेक्ट है? कोई दिक्कत? ठीक है। n की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू -l से +l पे जाती है, इसके लिए तो ये भी 0 ही रह जाएगा। और s की वैल्यू फॉर अ गिवन m, s की दो वैल्यूज होती है, एक +1 एक -1। m रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स। ठीक है जी? ठीक है जी? आपका सबशेल्स को किसको रिप्रेजेंट करता है? सबशेल्स को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल्स को, l। करेक्ट है? ये सबशेल्स को। ठीक है? तो हर एक सबशेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। करेक्ट है? एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट होगी बात? कोई दिक्कत? तो n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0, और इसके लिए दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर -1/2 और +1/2। ध्यान से देखिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं यही करा दूंगा। n is equal to 2 होगा तो l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी होगी, यानी s भी होगा p भी होगा। n is equal to 2 में s ऑर्बिटल भी होता है, p भी होता है। करेक्ट है? 0 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करके लिख देता हूं। तो l is equal to 0 भी है और l is equal to 1 भी है। When l is equal to 0 तो m is equal to 0, और s की वैल्यू वही +1/2 प्लस और माइनस। बट when l is equal to 1 तो m is equal to -1, 0 और +1, ये तीन वैल्यू होगी। करेक्ट है? और s की वैल्यू फॉर ईच। करेक्ट है? तो कभी कभी ये कह के पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी प्लस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है? या पॉजिटिव स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या नेगेटिव स्पिन वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप इसको जस्टिफाई करो। तो फ्रॉम हियर यू कैन एबल टू जस्टिफाई। करेक्ट है? देखो, इसके अंदर एक प्लस एक माइनस वाला, एक ये वाला प्लस वाला मान लो, ये माइनस का, फिर ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस स्पिन के होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस स्पिन के होंगे, अगर ये पूरा फुली फिल्ड हो। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है जी? नहीं आया? हमारे पास -1, 0 और +1, ये तीन, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक -1/2 का होगा और एक +1/2 का होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा फुली फिल्ड हो तो कितने प्लस वाले होंगे? 3, और 3 ही माइनस वाले होंगे इसमें अकेले। ठीक है? इसमें कितने होंगे? तो 1। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? तो 4 प्लस के और 4 माइनस के। इसके पीछे वाले में कितने? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 प्लस का। तो यानी कि यहां से यहां तक अगर पूरा 10, अगर एटॉमिक नंबर 10 तक जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 में से 5 नेगेटिव स्पिन के, 5 पॉजिटिव स्पिन के। करेक्ट हो गया? 11वें वाले में जाएंगे तो सोडियम में, तो अब हो सकता है कि 6 पॉजिटिव स्पिन के हो तो 5 नेगेटिव, या 5 पॉजिटिव स्पिन के हो तो 6 नेगेटिव। करेक्ट है? एक
कोई एक्स्ट्रा ज्यादा हो सकता है, तो हम ये लिख देंगे 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव तो कंफर्म है, और छठा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई एक होगा। डन हो गया बात? ऐसे डिफाइन करते हैं। ये क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चला? ये क्वांटम नंबर हमें बहुत कुछ देते थे, जैसे कि देखो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी एक लिखा था 1312 अपॉन n स्क्वायर, या आपने रेडियस की बात लिखी थी, मैंने फिर चेक कर लेना भाई एक बार। नहीं सर, n square by z। n स्क्वायर बाय z ना, करेक्ट है, तो यू कैन चेक इट आउट। ये n क्या है? ये वही प्रिंसिपल कांसेप्ट है। ये क्या देता है? ये बताता है नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन द एटम, कितने शेल्स हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ सब शेल्स, एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स आपके प्रेजेंट हो रहे हैं। उसके बाद ये n क्या बताता है? उन सब शेल्स की डायरेक्शन कौन कौन सी है, ठीक है जी। जैसे आपका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है ना आपका, तो वो p ऑर्बिटल कौन कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो एक x में है, एक y में है, ये डायरेक्शन बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, और उनके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं वो ये बताता है। करेक्ट है, समझ आया? तो ये बेसिक सी बात हो गई, कोई दिक्कत? इतना ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज, ठीक है, अलग अलग आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से क्लोरीन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, करेक्ट है। इफ समबडी वांट कि इसके 14th इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के बारे में मुझे बताओ, तो सबसे पहला काम क्या होगा? मुझे लिखना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5, करेक्ट है। तो 14th इलेक्ट्रॉन कहां होगा? तो 14th इलेक्ट्रॉन के लिए 3s2 3p2, करेक्ट है। तो 3p2 की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, ये जो 3 लिखा हुआ है वो किसको डिनोट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। p है तो p किसको डिनोट कर रहा है? देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की 0 वैल्यू भी होगी और 1 भी होगी और 2 भी होगी, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन किस में है? हमारा इलेक्ट्रॉन है 1 में, करेक्ट है। 0 होता तो s होता, 2 होता तो d होता, हमारा इलेक्ट्रॉन किस में है? p में, तो 1, करेक्ट है। अरे है ना, ठीक है जी। तो अपने इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, करेक्ट है। अब 1 में p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर -1, इसके अंदर 0 और इसके अंदर +1, तो m की कौन सी वैल्यू आएगी इसके लिए? दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो पहला इसमें फिल होगा, दूसरा इसमें फिल होगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 0, और स्पिन का कौन सा वैल्यू आएगा इसमें? तो ±1/2 दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, करेक्ट है। तो 14th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ऐसे ही somebody ask me कि 14 के बाद आप मुझे बताओ कि इसका 18th इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ठीक है। 18 तो हो गई नहीं था इसमें, 14 15 16 17 17th इलेक्ट्रॉन कहां होगा, करेक्ट है। 17th के बारे में बात करते हैं, तो 17th के लिए सब कुछ सेम हो जाएगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो देखो 2 2 4 2 6 ये 10 हो गए, 12 12 के बाद 13 14, जिसके लिए हमने ये बात लिखी, 14 के बाद 15 16 और ये 17, यानी दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू 17, करेक्ट है, ठीक है जी। दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू 17, तो इसके लिए क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3p5, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू p के बीच वाले में है m इज इक्वल टू, और s इज इक्वल टू, अगर ये +1/2 है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो इसको ऐसे करके लिखते हैं,
प्लस माइनस था, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। करेक्ट है ना टेक्निकल? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर चेकआउट कर देते हैं। कोई दिक्कत? इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, अब मेरे ख्याल है कि टाइम आया कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है जी? होप समझ में आया हो। एक मतलब आसान सा ओवरव्यू, यही इसकी बेसिक सी बातें यही। हाँ, इसके अलावा थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना होता है कि उसके ऑर्बिटल के रीजन कौन कौन से कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो वी विल टॉक लेटर।